वालेकुम। लेक्चर 43 स्टार्ट करते हैं कैफ वन का। क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क में दिया था, हो गया होगा। आसान सवाल था, लेकिन इसको मैं थोड़ा मुश्किल करूंगा। इस सवाल के अंदर बेसिकली इक्विटी भी आ रही थी और स्पेसिफिक लोन एक से ज्यादा भी आ रहे हैं। ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी और सवाल में मौजूद नहीं है। अब जनरल लोन तो एक से ज्यादा आने पर हमने देखा हुआ है क्या ट्रीटमेंट होता है। स्पेसिफिक लोन एक से ज्यादा आए तो ये नहीं पता कि क्या करना। फिर इक्विटी सवाल के अंदर आए तो इक्विटी भी उसका ट्रीटमेंट भी क्या होता है ये भी हमें नहीं पता। इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा काम इस सवाल में करूंगा। जैसे कि आपको पता है, सवाल कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया घर पे? हाँ, इन सब बच्चों को, जैसा कि इन सब बच्चों को पता है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाने की जरूरत नहीं थी। उसकी वजह इन्वेस्टमेंट इनकम इन्होंने निकाल कर खुद दे दी थी और जनरल लोन था ही नहीं। यही दो चीजों के लिए जरूरत होती है ना, लेकिन स्टिल मैं रिसीट पेमेंट बनाऊंगा ताकि मैं ये ट्रीटमेंट सिखा सकूं कि इक्विटी को अगर आने पर सवाल में आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है, और स्पेसिफिक लोन एक से ज्यादा आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है। ये सीखने के बाद फिर मैं उसको रिसीट पेमेंट को काट दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहली चीज, चलो सवाल पहले पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट, सवाल पढ़ना हमेशा शुरू करते हैं कहाँ से? हम रिक्वायरमेंट। असल में ना मैंने पढ़ाना शुरू किया, ये सवाल करवाया, इसमें कुछ बातें थी, उसके बाद फिर एक एमईएल वाला सवाल किया, 2-4 एमसीक्यूज डिस्कस किए, तो फिर टाइम बहुत कम रह गया। तो फिर मैंने कहा IS-20 शुरू करने का ना मजा नहीं आएगा, तो फिर मैंने थोड़े से एमसीक्यूज और डिस्कस कर लिए और कल इंशाल्लाह IS-20 डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे। छुट्टी किस किसने कल करने का सोचा हुआ है जी? हाँ, कल छुट्टी करने का जिन जिन ने सोचा हुआ है, कल हम IS-20 शुरू कर देंगे और मेरे ख्याल में 60-70% कॉन्सेप्चुअली ओवर हो जाएगा वो कल ही, तो छुट्टी ना करना, ठीक है? अच्छा, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड एज ऑन 31 दिसंबर 7 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ठीक है, IS-23 बोरिंग कॉस्ट, और आगे मैंने ऐड कर दिया आल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ CWIP। ठीक है, ओके, मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट तोहफा। अच्छा, On Yakam January 2007, Imran Limited started construction of its new factory building. Construction period is approximately 15 महीने, यानी 2007 का साल है हमारा, तो इसमें फिर ये कंप्लीट नहीं होने वाली। हर चीज को ईयर एंड पे सीज करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, the construction period is approximately 15 months and the cost is estimated at 80 million. The work has been divided into 5 phases and payment is made on completion of each phase. In the year 2007, the project has been financed through following sources. Number 1, right shares amounting to 15 million were issued. राइट शेयर्स कहते हैं नए शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करना। ठीक है, राइट शेयर्स किसे कहते हैं जी? चलो बाद में इनको बाद में क्या अभी लिख ही ले। राइट शेयर्स किसे कहते हैं जी? इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स। इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग मेंबर। बेटा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, हमारे अकाउंटेंट्स के लिए ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स दें या नए शेयर होल्डर्स बनाकर नए शेयर्स उनको दें, हमारी अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं आता उससे। हम अकाउंटेंट्स ने तो एंट्री करनी होती है कैश आया जहां से भी आया, एग्जिस्टिंग से आया या न्यू से आया, वो डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, बहरहाल इनको हम पढ़ेंगे भी सही, इसकी एंट्रीज भी हम सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। जैसे राइट इशू है, ये इशुएंस ऑफ शेयर्स कहलाता है। इशुएंस ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ा करते हैं सबसे पहले IAS 1 स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में जाके। मैंने वैसे आज शुरू कर देना था गवर्नमेंट ग्रांट, लेकिन नहीं हो सका। ये हफ्ते को और सोमवार को देखा जाए तो तकरीबन कॉन्सेप्चुअली ओवर हो जाता है। फिर इसकी प्रैक्टिस वगैरह हम करते हैं, पास पेपर मुश्किल सवाल भी देखते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें करके। तो 3-4 दिन का ऐसे टॉपिक है, 4 लगे 5 लगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसे ही तीन एक दिन का टॉपिक है, उस पर 4 लगे 5 लगे। टॉपिक 3 एक दिन का ही होता है, लेकिन हम 4-5 लगा ही देते हैं उस पर भी। जैसे जो टॉपिक 6 दिन का कहा था बोरिंग कॉस्ट, मेरे ख्याल में अब उससे ऊपर टाइम लग रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम ऊपर चला ही जाता है। आराम आराम से हम कर रहे होते हैं, चीजों को समझते हैं, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो उसके बाद हमने ये IS-20 और IS-40 करने हैं। ये इन टोटल कोई हफ्ते के मतलब 6 से 7 लेक्चर्स की कहानी, 8 कर लें। फिर हमने करेक्शन ऑफ एरर्स का टॉपिक करना है। तो करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के फौरन बाद IAS-1 शुरू होगा, जिसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा स्टेटमेंट इक्विटी बनाने वाले टॉपिक में राइट शेयर्स का। तो उससे पहले मैं आपको इश्यूज ऑफ शेयर्स बताऊंगा। प्रीमियम पे भी होता है, डिस्काउंट पे भी होता है, और पार पे भी होता है, शेयर्स इशू होते हैं। फिर डिविडेंड कितनी नस्ल के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सारी बातें हमने करनी है। फिर कुछ चीजें और, एक और सवाल आज होमवर्क में देना है, उसके अंदर आ रही थी, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल होते हैं, ये सारी बातें हमने EPS के टॉपिक में पढ़नी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जाहिर सी बात है सारी चीजें इकट्ठी नहीं पढ़ी जा सकती। अभी भी आप खुद को कंपेयर करें तो डे 1 और आज के दिन में बहुत सारा फर्क है। ऐसे ही इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ ये, तो फिलहाल तो आपको मैंने सिर्फ
कि शेयर्स जो नए इशू किए जाते हैं नए शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उन्हें क्या कहा जाता है, राइट शेयर्स। ठीक है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई फर्क नहीं है कि ये नए शेयर होल्डर से पैसे आए हैं या एग्जिस्टिंग से, क्योंकि कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट होना है, बस हमारा हमें ये पता है। ठीक है, एनीवेज राइट शेयर वो कह रहा है जी प्रोजेक्ट को हमने फाइनेंस किया है फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज। ओनर्स को कहा घर से पैसे ले आओ। यकम जनवरी को ओनर्स घर से 15 मिलियन ले आए। कंपनी यूजुअली पेज अ डिविडेंड ऑफ 10% ईच ईयर। ठीक है, तो ये डिविडेंड की परसेंटेज है, इसके ऊपर बात हम लाजमी करेंगे, पर अब सवाल के एंड पे जाकर करेंगे। ठीक है ना, मैंने कल जाते जाते एक उसूल लिखवा दिया था, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दूंगा। आज 5 से 7 मिनट की बात इसके ऊपर आराम से जल्दी से करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कहते हैं इक्विटी और डेट दोनों डिफरेंट है। और फिर अगर वो डिफरेंट है तो फिर जाहिर है जब डिफरेंट है तो उनकी नेचर डिफरेंट की वजह से हम डिविडेंड को भी बोरिंग कॉस्ट नहीं कह रहे होते। ठीक है बेटा, खैर तो राइट शेयर इशू किए इन्होंने। और बैंक लोन ऑफ 32 मिलियन कैरिंग अ मार्केट ऑफ 13 वाज रेज्ड ऑन यकम मार्च। ऑन यकम अगस्त रुपीज 10% वर बोरोड फ्रॉम अ बैंक, इंटरेस्ट देयर ऑन इज पेएबल एट 11%। तो ये दो लोन्स इन्होंने इसी साल के अंदर लिए हैं। और वो क्या कह रहा था ऊपर, प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है हमने इन सोर्सेज से। अब ये दोनों लोन्स के बारे में सवाल खामोश है, तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा? क्यों? हाँ, स्पेसिफिक लोन। सवाल खामोश हो तो हम स्पेसिफिक लोन ही अज्यूम करते हैं। सवाल खामोश ही है ना जी, ये कौन से लोन है। ठीक है, तो हाँ एक अलग बात और भी बताई थी कि अगर अगर क्या बोला था, अगर खामोश लग रहा हो लेकिन लिखा हो रनिंग फाइनेंस, तो ठीक है, तो दोनों क्या है, स्पेसिफिक। ठीक है जी, अब ये भी पहली बार हमने देखा कि एक ही सवाल में दो स्पेसिफिक लोन्स आ गए हैं। तो कोई मसला नहीं है, जो मैंने ज़बानी बताया हुआ है आपको, पश्चिम भी ऐसा हो सकता था ना, मैंने ज़बानी आपको बताया हुआ है कि अगर दो स्पेसिफिक लोन्स आ जाएं तो जैसे एक के साथ करना है वैसे ही दूसरे के साथ। ठीक है, बस फर्क ये होगा कि एक आ रहा है यकम जनवरी को, नहीं सॉरी नीचे वाला वो तो इक्विटी था, सॉरी, एक आ रहा है यकम मार्च को, दूसरा आ रहा है यकम अगस्त को। बाकी तो दोनों चीजें सेम होनी है ना जी, बाकी तो दोनों चीजें, वर्क स्टार्ट तो प्रोजेक्ट के ऊपर उसी दिन होना है, सेम डे। ठीक है, और फर्स्ट पेमेंट भी प्रोजेक्ट की वो सेम डे होनी है। तो फर्क सिर्फ होगा इनके आने की डेट में, सिचुएशन भी सेम होनी है। ठीक है, अच्छा, डिटेल्स ऑफ बिल सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोस। ऊपर वो कह रहा था ना, उन्होंने कहा था ऊपर कि जो है काम फेजेस में 5 फेजेस में कंप्लीट होना है, और हर फेज की पेमेंट जो है वो फेज के एंड पे हम कर देते हैं। तो 4 फेजेस का बिल आ गया, तो पहले फेज की पेमेंट 2007 यकम मार्च को कर दी हमने, ये फर्स्ट पेमेंट आ गई। फिर दूसरी पेमेंट है यकम अप्रैल को, तीसरी यकम अक्टूबर की, और चौथे फेज की पेमेंट अभी नहीं हुई। तो जब पेमेंट नहीं हुई तो ये CWIP में भी नहीं आएगा। हाँ, याद करवाना है, इसीलिए ये सिर्फ ये बात के लिए मैंने ये रिक्वायरमेंट ऐड की है। ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट। बिल्डिंग बन चुकी है, फेज कंप्लीट हो गया, बिल आ गया, पेमेंट नहीं भी की तो हमारे CWIP में इसको डेबिट हमने करना है, इतना एसेट हमारा बन चुका है। ओके, अच्छा जी, द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ लोन वाज इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट, द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू, असल में ना उसने इंटरेस्ट रेट या इन्वेस्टमेंट रेट देने की बजाय इन्वेस्टमेंट इनकम ही निकाल कर दे दी थी, इसी वजह से रिसीट पेमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी, जनरल लोन था नहीं। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल जाऊंगा ऐसा हुआ पड़ा है, और थोड़ी देर के लिए मैं इनकम ये रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बना डालूंगा। ठीक है ना, सही है, ताकि पता लगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, वरना जरूरत क्यों नहीं थी, उसने इनकम खुद ही निकाल कर दी हुई है। ठीक है, एंड पे कहता है ऑन यकम जून 2007 बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इशूड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टॉपेज ऑफ वर्क ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज इन द कंप्लीशन प्लान। LDA वाले यार उन्होंने आकर कहा भाईजान आप तो सही बना रहे हैं, नक्शे के मुताबिक काम रोक दें, सस्पेंशन। ठीक है, द कंपनी फाइल्ड अ पिटीशन इन द कोर्ट, आप चले गए कोर्ट में। एट द मैटर डिसाइड द कंपनी इन फेवर ऑफ 31 जुलाई, तो यकम जून से 31 जुलाई तक 2 महीने काम रुका रहा। वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड, ड्यूरिंग दिस इंटरिम पीरियड, ये 2 महीने में कंस्ट्रक्शन वर्क रिमेन सस्पेंडेड। अब बताओ भाई, ये हर बिल्डिंग में मसला आता है, ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का लाजमी जुज्व है LDA का आना और काम सस्पेंड करना? नहीं, तो ये कौन सी स्टॉपेज है? नॉन रूटीन। अगर नॉन रूटीन तो क्या करोगे, बटों में फासला रखोगे और मंथ्स लिख लोगे। ठीक है, ओके, अच्छा चले जी, सवाल तो अब तकरीबन पूरा हो ही गया है, लेकिन ये देखो ये काम होना है। देखो लोन पहला रिसीव किस दिन हुआ है, लोन पहला किस दिन रिसीव हुआ है, यकम मार्च 2007 पे। वर्क स्टार्टेड, ये तो देखो, बल्कि इसको एंड पे लिखते हैं, वर्क स्टार्ट किस दिन हुआ है, यकम जनवरी 2007 पर। तो वर्क तो इस लोन के लिए भी इसी दिन स्टार्ट हुआ है, यकम जनवरी 2007। फर्स्ट पेमेंट किस दिन हुई है लोन इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, यकम मार्च 7 पर। तो वो तो भाई
प्रोजेक्ट तो वही सेम है ना, एक ही प्रोजेक्ट है, तो ये तो सेम आ रही है। फिर वर्क कंप्लीट तो अगले साल कहीं जाकर ना, लेकिन हमारा ईयर एंड हो गया 31, तो सिजेशन 31 दिसंबर 7 पे इस लोन की इंटरेस्ट की भी करनी है और इस लोन की इंटरेस्ट की भी करनी है। तो फर्क पे मैंने आपको कहा जैसे क्या है, सिर्फ फर्क सिर्फ है इनके आने की डेट का। ठीक है, तो पहला लोन किस दिन तशरीफ लाया? यकम मार्च। अब अच्छा एक मिनट, यकम मार्च 2007। ठीक है, अब लेटर कमेंसमेंट होती है लेटर से, ऐसा ही है। तो लेटर ऑफ यकम मार्च बन रही है डेट हमारी, लेटर ऑफ डेट बन गई यकम मार्च, और सिजेशन कर देनी है आपने 31 दिसंबर पर। तो कितने मंथ्स बन गए? 10 मंथ्स। ठीक है, अब पहले लोन की बोरिंग कॉस्ट जो है वो 10 महीनों की आपने कैपिटलाइज करनी है। हाँ, सस्पेंशन वगैरह देख लेंगे बाद में। दूसरे लोन की रिसीट की डेट क्या है? यकम अगस्त 2007। अब अगर यकम अगस्त है तो फिर लेटर यकम अगस्त ही बन गया, ये दोनों डेट्स ही चली गई। अब इस लोन की कमेंसमेंट होगी यकम अगस्त से, सिजेशन करेंगे 31 दिसंबर पर। बन रहे हैं आई थिंक 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ। ठीक है जी, तो ये हमने आज पहली बार देखा कि 2 स्पेसिफिक लोन्स आ गए। तो भाई स्पेसिफिक लोन का उसूल जो था वो 2 दफा लग गया बस। ठीक है, ये सवाल इसलिए दिया तो चलो जी, जब 2 आ गए तो ज्यादा भी आ सकते हैं। फिर किस चीज ने रोका है? हैं? बोलो बोलो, एलडीए वालों ने रोका है। चलो जी, अब रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एसेट तो मैंने वैसे जरा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा टॉपिंग, ठीक है, कंपनी की मशहूरी के लिए। तो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। आप ना तंग हो और मत तंग करो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती तंग करते हो? कौन तंग कर रहा है? हाँ, कौन कर रहा है? देख यार, किसको तंग कर? तुम सो ही जाओ, तुम जो रोज सोते हो ना क्लास में, तुम सो ही जाओ भाई। इतने तुम मेरी तरफ से वकील बातें कर रहा था, काम करो सर मैंने से कहा है। सो जा भाई, तू सो जा, तेरी मेहरबानी। तू सुता ही बाहर है, 4 बंदे ने डिस्टर्ब करना ना लो, तू ही सो जा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, तो सो के दिखाओ, मैं बताता हूँ स्पेसिफिक लोन। अच्छा जी, अब अगर लोन की किस्त कोई पे हो जाए हमारे साल में, तो एक लाइन के अंदर नई कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, जितनी दफा किस्त पे हो उतनी दफा लाइनें आ जाती हैं। हाँ, 2 दफा नहीं, जरूरी नहीं है। क्वार्टरली पेमेंट हो, साल में 3 पेमेंट्स हो या 4 हो, तो जितनी बार पेमेंट हो रही है उतनी बार इंटरेस्ट। मंथली पेमेंट हो 12 दफा, बात समझ रहे हो ना? तो जितनी किस्तें पे होंगी हमारे साल में उतनी दफा। और अगर लोन एक से ज्यादा हो जाए तब भी यही सिचुएशन है। आज 2 लोन्स हैं तो दोनों को अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है ना? तो फिर यहाँ पे दो लाइनें वैसे बनती हैं, किस्त तो कोई लोन की पे नहीं हो रही, कहीं भी पूरे सवाल में नहीं लिखा हुआ था कि जो लोन हमने लिए हैं उनमें से किसी की किस्त पे हुई है। तो किस्त तो किसी भी लोन की पे नहीं हो रही है। हाँ, मतलब लोन एक से ज्यादा है तो 2 लाइनों की जरूरत पड़ेगी आपको, एहतियातन 3 छोड़ दें। ठीक है जी, लेस करेंगे आप इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम को, और इन्वेस्टमेंट इनकम माशाल्लाह से उन्होंने निकाल के दी हुई है सवाल में, लेकिन चलें आप अपनी तरतीब के हिसाब से फिलहाल चल रहे हैं। और फिर तीसरा है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। नहीं है तो क्या हुआ, जरा मैं थोड़ी कुछ चीजें रिवाइज कराऊंगा, कोई एक आधी चीज लिख कर दोबारा काटूंगा कल की तरह से, और फिर उसके ऊपर जो उसूल बना था उसको जरा और तफसील से हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर याद हो जाएगी ये बात आपको जरा। ठीक है, ओके। चले जी, सबसे पहला और आसान काम मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है। आसान नंबर ले लिया करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकाल लिया करो, ये आसान नंबर सबसे पहले ले लिया करो। ठीक है, तो पहले बैंक लोन ए की बात करते हैं। देखो, राइट शेयर्स पर डिविडेंड एक्सपेक्टेड वो कह रहे हैं दिया जाता है, इसका कोई ये मतलब नहीं है कि आप ये कैलकुलेट करने भी बैठ जाएं। ठीक है, और वैसे ही मैंने आपको ये कह दिया था कल यहाँ पर कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऐसी कोई चौथी चीज आए यहाँ पर। ये बच्चा एक पिछली क्लास में पूछने लगा, आपने यहाँ पे लिखा हुआ सर डिविडेंड ऑन इक्विटी, तो यूं लिखकर आपने फिर इसको काटा और ये कब आएगा, मैंने कहा यार ये मैंने कहा था कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये यहाँ पे आए। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, वो कोई प्रेफरेंस शेयर वगैरह आ जाते हैं भाई, वो तो फिर इक्विटी होती ही नहीं है ना, वो तो पढ़ाऊंगा मैं ईपीएस के टॉपिक में जाकर। ठीक है ना, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको कहा था कि ये वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, इक्विटी पर डिविडेंड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इस वर्किंग के अंदर आपके आए।
इट विल नेवर हैपन, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर एक उसूल भी आपको ये इसीलिए लिखकर कटवाया था ताकि आप इस तरह से स्टार लगाएं और उसूल लिख पाएं कि इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। तो हम यहाँ पे निकाल कर रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लेना, ठीक है। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के बाद, मुझे एंड पे बता देना, मैं भूल जाऊँ तो कर लेंगे उसको, ठीक है, कि फर्क क्या होता है इक्विटी में और लोन में। अच्छा जी तो इक्विटी साइड पे कर दिया हमने, इसको सिर्फ रिसीट पेमेंट में यूज करना है क्योंकि ये पैसा है जो अवेलेबल होता है फॉर कंस्ट्रक्शन, तो वो इस्तेमाल होने में अपनी पहले नंबर वाली बारी पे आएगा, इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो बाकी पैसे होंगे उस स्पेसिफिक और जनरल से, तो सिर्फ वहां पे इसमें यूज होना है, उसके अलावा कुछ नहीं होना इसका, ठीक है। तो पॉइंट 2, बैंक लोन ऑफ 32 मिलियन कैरिंग मार्कअप ऑफ 13 वाज रेज्ड ऑन 31 मार्च। हमने ये बना तो लिया लोन 1 का, लोन नंबर 1 का कमेंसमेंट सिचुएशन कितने महीने हैं 10, बस सवाल के अंदर नॉन रूटीन सस्पेंशन है और तो कोई मसला नहीं है। तो लोन कितना है जी 32 मिलियन इंटू 13% इंटू 10 और फासले से 12, ठीक है। साथ ही मंथ्स लिख लेते हैं, कौन कौन से महीने हैं जी यहाँ पर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद 2 लोन्स हैं, तो मैंने कहा 2 दफा वही काम कर लो। दूसरा लोन है वो 10 मिलियन का है, 11% रेट है, यहां क्या देखना, इधर निकाल तो चुके हैं 5 महीने, ठीक है। तो फिर 10 मिलियन इंटू 11% इंटू 5/12, और ये कौन कौन से मंथ्स हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने के लिए, वैसे तो उसने निकाल के दी है पर समझो वो नहीं है, समझो ऐसी बात नहीं है, उसने इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं दी हुई, ठीक है ना, बल्कि उसने रेट दिया और हमने निकालनी है, तो मैं वो वाली बात समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने के लिए और जनरल लोन की डेट और अमाउंट जो यूज हुई है वहां से एक्सपेंडिचर की, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और उसके लिए नंबरिंग करते हैं डेट वाइज, ठीक है। तो डेट वाइज नंबरिंग कर लेते हैं हम अपने सवाल में। माना मैंने कि ये रिसीट पेमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी, पर्चे में काट दूंगा, फिलहाल समझाना है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि राइट शेयर सवाल में आ रहे हैं, राइट इशू आ रहा है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक से ज्यादा स्पेसिफिक लोन आ रहा है, तो ये चीज कैसे डील करनी है ये सिखा लूं। उसके बाद जब सारा रिसीट पेमेंट बन जाएगा तो मैं कहूंगा ओहो रेट तो है ही नहीं, ऐसे मैं कहूंगा फिर, ठीक है ना, ओहो कैसे कहूंगा, ओहो रेट तो है ही नहीं, और फिर उसे कहा अच्छा उसने तो इन्वेस्टमेंट इनकम दी हुई थी, ये एंड पे करेंगे फिर, ठीक है ना, पहले बता देता हूँ। चले अब नंबरिंग करते हैं जी, ठीक है। नंबरिंग जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो 1 जनवरी पे राइट शेयर इशू हो रहे हैं, फिर 1 मार्च पर बैंक लोन, और तो कुछ नहीं ना, जनवरी और गुजर गया, फरवरी भी गया, मार्च में बैंक लोन आया और मार्च में ही पेमेंट भी हो रही है, तो ये 2 चीजें हैं एक दिन पे, तो 2A और 2B। फिर मार्च के बाद अप्रैल नंबर 3, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त में जाकर तो ये क्या है जी 4, फिर जी सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद पेमेंट हुई नहीं कोई। आज तो सुकून है सवाल के अंदर, वरना लोन आने पर किस्त और इंटरेस्ट भी जाता था, उसको भी नंबर लगता था, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चले जी, शुरू करते हैं जी। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, मैंने आपसे एक फरमाइशी प्रोग्राम भी कर रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग का या प्लांट का जो भी है, ठीक है ना, तो ये भी आपने मुझे निकाल कर एंड पे दिखाना होगा, ओके। अच्छा, वर्किंग नंबर 1 है हमारी अभी, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल जी। इसमें क्या कुछ होता है भाई, डेट, डिस्क्रिप्शन, आज इक्विटी भी है, जाते जाते बताया था। अच्छा, किताब के अंदर ये कोई नहीं बना हुआ क्योंकि जरूरत नहीं थी ना, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं थी, इसलिए किताब ही नहीं बना, हम भी बना के से काट देंगे, बस हमने सीखना है 2-3 चीजों को इससे, इसलिए ये कर रहे हैं जी। उसके बाद 1-2 नहीं करना जी, स्पेसिफिक लोन्स में लिखा करता था, डे 1 से एक बात आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ये एस क्यों लिखता था, एक से ज्यादा, जैसे जनरल लोन्स का एक कॉलम, ऐसे ही स्पेसिफिक लोन्स का भी एक ही कॉलम। उसके बाद जनरल लोन्स, ओके, और बैलेंस का कॉलम आ डन जी।
ये है फुल फ्लेज फॉर्मेट, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ लें फिर देखेंगे वो यहाँ पे मिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता आके, फिलहाल तो ये मैक्सिमम है। ओके ओके, अच्छा जी शुरू करते हैं। आप सबसे पहले वन है 15 मिलियन यकम जनवरी को आया राइट इशू से, यकम जनवरी 2007, राइट इशू राइट शेयर जो मर्जी लिख लें, 15 मिलियन आया है, बस ये प्लस माइनस सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 2A बैंक लोन 1 आया है 32 मिलियन का और 20 मिलियन की पेमेंट भी हुई है, ठीक है, सही है। तो यकम मार्च 7 पर लोन रिसीव्ड, इक्विटी वाले कॉलम में 32 है, 30 है, अच्छा ठीक जी। अच्छा अब इसी यकम मार्च को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट की हंसी निकल गई इक्विटी को देखकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली पेमेंट कितनी है, पहली पेमेंट कितनी है 20, तो पेमेंट इक्विटी को, तो हमने क्या करना है, पहले ही दिन बड़े आए मालकान घर से पैसा देखो लेकर आए, प्रोजेक्ट है, पहली पेमेंट ने उड़ा दिया, ठीक है। चलें अब जो उनके पास था ले आए वो, ठीक है। अब 15 इक्विटी से यूज हुआ, 5 स्पेसिफिक लोन से। अब ये सेम डेट है, इधर देखो, अब यहाँ पे लग गया डिब्बा। तो एक तो हमने ये देखा कि ये देखा एक तो हमने कि अगर इक्विटी आए तो उसका नंबर पहला है, ठीक है। पैसे यूज करने हैं तो सबसे पहला नंबर इक्विटी वाले पैसे यूज करोगे, फिर स्पेसिफिक लोन और फिर जन, तो ये है प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है ना, 1 2 और 3। लेकिन अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और वो कहते जनरल लोन पड़ा है तो प्रोजेक्ट को फिर शुरू कर देंगे, वो पैसे जनरल लोन से पहले देते ना। जब पढ़ाई को, अगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और जनरल लोन भी है जिसको यूज करना है और अभी ना इक्विटी आई है ना ही अभी कोई स्पेसिफिक लोन आया है, तो फिर भाई ये तो नहीं हो सकता ना कि आप फिर बैटरी मुंह उठा के आप प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर पहले जनरल लोन यूज हो जाएगा, कि फिर जैसे ही इक्विटी का पैसा आ गया तो उसका नंबर पहला लग जाएगा, ठीक है जी। क्या नेगेटिव साइन लगा होगा जनरल लोन्स के साथ, हाँ, तो जब इक्विटी आएगी तो पहले नहीं नेगेटिव साइन लगा होता है हमेशा जनरल लोन्स के साथ। लोन का आना जाना तो हम लेते ही नहीं है, वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होती है, सिर्फ उसको उठा के डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक हमने कैपिटल रेट लगा, कैपिटलाइजेशन रेट लगाना होता है, ठीक है जी। 27, हाँ जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं, 1 मिनट दें मुझे। अब आप गौर फरमाएं तो ये 15 मिलियन यकम जनवरी को अवेलेबल हो गया था, ओनर घर से ले आए थे, यकम फरवरी तक, पूरा जनवरी और पूरा फरवरी 2 महीने, पूरा जनवरी और पूरा फरवरी 2 महीने ये 15 मिलियन वेला पड़ा रहा। कोई इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई नहीं होता, मैंने बैलेंस के कॉलम में इसको लिखा ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही जैसे जनरल लोन के बारे में ये नहीं। तो मैंने एक बात तो बहरहाल आपको बारहा कही हुई है कि इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ अप्लाई होता है स्पेसिफिक लोन्स पर, ठीक है। ये बारहा कहा था, आज लिख भी लेंगे क्योंकि आज चीजें पूरी हो गई ना। आज नजर भी आ रहा है आपको कि ये 15 मैंने यहां पर बैलेंस में नहीं लिखा, बैलेंस के कॉलम में सिर्फ स्पेसिफिक लोन का बैलेंस आएगा और उसी को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने पास लिख लें, अब इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन्स पर अप्लाई होता है। इन्वेस्टमेंट तो क्या नहीं लिखा था, इन्वेस्टमेंट इनकम कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन्स पर अप्लाई होता है, ठीक है। अगली बात अब लिखनी है तो लिख लें, वैसे जनरल लोन या इक्विटी पर कभी भी अप्लाई नहीं करना, बस लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन उसूल इतना काफी था वैसे कि इन्वेस्टमेंट इनकम कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन पर अप्लाई होता है, ठीक है बच्चों। इसीलिए देख लो मैंने ये यहां पर नहीं लिखा था, ओके। अब जैसे ही स्पेसिफिक लोन आया और उसमें पेमेंट होने के बाद कुछ सरप्लस बचा, फौरन लिख लिया हमने बैलेंस के कॉलम में। अब इधर देखो ये 27 किस दिन से अवेलेबल है, यकम जनवरी से नहीं, यकम मार्च से। जितना अरसा अवेलेबल रहा फिर वो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है, समझे हो। नेक्स्ट 2A2 भी हो गया, 2A2 भी हो गया, किसने हंस भी लिया, किसने हंस, अच्छा नेक्स्ट क्या है, 1 अप्रैल को 18 मिलियन की सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट। तो किस दिन जी, 1 अप्रैल 2007 सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, 27 में से 18 पे हो गए, जनरल लोन यूज नहीं हुआ, बैलेंस कितना बच गया 9। अब जनरल लोन का जैसे ही डर पड़ा ना, सवाल में जनरल लोन दिए नहीं हुए थे, उन्होंने फिर एक लोन ले लेना है थोड़ी देर में, ठीक है जी। यहां तक को मसला। अब 9 अवेलेबल हो गया फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यकम अप्रैल से, ठीक है, सही है। नेक्स्ट 3 के बाद 4,
लोन आया है 10 मिलियन का, यकम अगस्त 2007। लोन 1-2 भी कर सकते थे, लेकिन अपनी वर्किंग क्या मसला है बस, ठीक है। और कौन सा लोन है? अभी तो देखो स्पेसिफिक वाले कॉलम में 10 पॉजिटिव हुआ और 19 -10 नहीं है, ये मजीद बढ़ गया ना, तो 19 जमा 10 9 जमा 10 19, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट भी हमने देखना था ना, ठीक है। अब ये भाई किधर, वो भाई बोल रहा था ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कौन है वो, केड़ा सी हो 2 से ज्यादा, तुमने कहा था कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये 20 भी हो जाए तो यही काम करना है, ये 200 भी हो जाए तो यही काम करना है। इसी कॉलम में जिस दिन आते जाएं उन्हें ऐड करते जाओ और यूज करो तो वहां से माइनस करते जाओ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बस मजा तो तब आता जब यहीं पर आगे जनरल लोन भी यूज होता। अब टेस्ट में भी ऐसे नहीं बनाया मैंने सवाल, बहरहाल फिर कभी सही, ठीक है। अच्छा इधर देखें जी, नेक्स्ट 4 हो गया जी। उसके बाद 5 क्या है, 16 मिलियन की कंस्ट्रक्शन पेमेंट है, थर्ड, ऐसा ही है। यकम अक्टूबर 2007 पर थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है जी? अब 19 पड़े हैं, शुक्र है, 16 इसमें से यूज हो गया, बाकी बच गया 3। तो अगर ये मिसाल के तौर पे 16 की बजाय को 20-25 पे होता तो क्या होता? बाकी जनरल लोन, फिर उसका कोई इन्फॉर्मेशन देता तो वो उसका इंटरेस्ट रेट, अगर एक लोन होता तो वही रेट लगा लेते, अगर ज्यादा होते तो एवरेज रेट निकाल लेते, तो उसके साथ ये भी मिक्स हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने नहीं किया हुआ था सवाल में। करें शरारत, चल रहने दे, पिछली क्लास में की नहीं है, समझ तो आ गई है ना वैसे, कि अगर यही पेमेंट मिसाल के तौर पे 20 की होती, 19 पड़े हैं तो 1 रुपया जनरल लोन से यूज हो जाता, फिर एक और पेमेंट करते हैं हम, वो सारी जनरल लोन से होती। अब वो इक्विटी, फिर स्पेसिफिक लोन, फिर जनरल लोन, सारा कुछ ही सामने आ जाता आपके। बहरहाल डन। अब हम चले थे इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने। अब इधर देखो हम पहुंच गए, मंजिल पे पहुंच गए। देखो 27 अवेलेबल है यकम मार्च 7 से पूरा मार्च, ठीक है। तो याद देखो 27 इंटू, ये नहीं पता लेकिन ये पता है 1/12, ये मैंने मिटा देना सारा, वैसे ही कर रहा हूं, ठीक है ना। रेट अगर गया सवाल में, फिर 9 यकम अप्रैल को अवेलेबल हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई पूरे, अगस्त नहीं, अगस्त तो यकम है, ठीक है ना। तो 4 महीने, तो हम यूं लिखते रेट दिया होता इंटू 4/, फासला डाल डाल के लिख रहे होते, ठीक है ना, माइनस साइंस करना होता है ना। फिर हम कहते हैं 19 अवेलेबल हो गया यकम अगस्त से, अगस्त सितंबर 2 महीने, तो 19 इंटू रेट इंटू 2/12 करते। फिर 3 अवेलेबल होता, कितना मजा आता है ना रेट दिया होता तो, है सही। 3-4 स्टेप्स में जाके इन्वेस्टमेंट इनकम निकलती, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, 2-3 तक गए थे हम, ठीक है। तो ये 3 इधर है, ठीक है। तो ये 3 यकम अक्टूबर से अवेलेबल हुआ, रेट दिया होता तो रेट लगाते, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लेकिन सवाल में उसने रेट नहीं दिया था, ठीक है, सवाल में उसने हमें रेट नहीं दिया था। नहीं बेटा, मुझे ये डस्टर चाहिए, किताब में की करना ये, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट इनकम इस तरह से निकाल नहीं सकते थे, ठीक है। तो इसलिए फिर उसने सवाल में हमें क्या कह दिया, ये द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ loan was invested in money market and the interest received on such investment amounted to 0.5 million, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, ये 5 मिलियन की जो इनकम है ये कितने अरसे की है? 10 महीने की, श्योर? कैसे पता चला 10 महीने की? वो कह रहे हैं अनयूटिलाइज्ड पोर्शन वाज इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट। लोन किस दिन आया? यकम जनवरी को नहीं, यकम मार्च को आया, और यूज होने के बाद जो 27 बचा था वो कब से अवेलेबल हुआ फॉर इन्वेस्टमेंट? यकम मार्च से। और उसके बाद मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ बैलेंस अवेलेबल होता हुआ 31 दिसंबर तक आया। तो इसका मतलब ये इनकम 10 महीनों की है, क्योंकि 10 महीने अनयूटिलाइज्ड पोर्शन आता रहा, ठीक है। ये बात समझ में आती है? नहीं आती समझ में? तो ये जो 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है ये 10 माह की है। अच्छा, अब ये तो चलो इन्होंने हमें बता दिया, कितना जी? 0.5। लेकिन अब एक छोटा सा मसला और आया, नोट ना करें। वो मसला था सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन थी नॉन रूटीन, और कौन कौन से 2 महीने थे? जून और जुलाई। अब ये जून और जुलाई इधर देखो, यहाँ पे आ रहे थे, नहीं यहाँ पे आ रहे हैं ना, ठीक है, जून और जुलाई आ रहे थे, तो -2 हमने कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में से 2 महीने तो निकल गए, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, इसमें तो आया नहीं था ना वो 2 महीने, ठीक है, ये तो लोन उस वक्त आया नहीं हुआ था।
अच्छा, अब ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है, अभी अभी हम ये डिसाइड करके आ रहे हैं कि ये कितने महीनों की है, 10 की। तो फिर इसको 8 पे लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं मंडे वाले सवाल से फर्क भी इसका बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल वो देखो, जो सवाल जहां कहीं भी किया हो ना, असल टॉपिक आपका तैयार तब है जब आप उस टॉपिक के अंदर हर सवाल के अंदर जो कुछ हुआ उसके ट्रीटमेंट को आप कंपेयर कर सको। आपको पता हो इस सवाल में ऐसा होता है, इस सवाल में ऐसा, वो कॉन्सेप्ट तो इसी को कहते हैं ना, ठीक है, कोई रट्टा थोड़ा ही है, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल को करते हुए मैं कह रहा हूं ये 10 महीने का की इनकम है, ये 10 महीने की इनकम है। अब हमें इसमें से 2 महीने की इनकम निकालनी है। अच्छा, अब असल तो ये था, असल एग्जैक्ट फिगर तो निकालनी होती, तो वो कैसे निकलती? अगर हमें रेट दिया होता तो हम देखते हैं 27 वाले में से तो कुछ भी नहीं निकलना था, फिर 9 वाला जो है वो अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ इसके अंदर से 2 महीने निकल जाते, फिर 19 वाले में से कुछ भी नहीं होना था, इसमें से भी कुछ नहीं होना था। एग्जैक्ट फिगर तो ऐसी निकलती थी, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम फिर यही अज्यूम करेंगे कि ये 0.5 जो है, ये 10 महीने की जो इनकम है, ये हर महीने में बराबर है। ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी, है। अगर रेट गिवन होता तो हर महीने के हिसाब से हम अलग अलग करते तो एग्जैक्ट फिगर निकलती और एग्जैक्ट वो वाले 2 महीने निकलते जो असल में सस्पेंशन है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना, ये 0.5 में कौन कौन से महीने में कितनी कितनी इनकम आई, समझ रहे हो? ये तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं, तो फिर हमें मजबूरन इसको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये क्या है, 10 महीने की जो इनकम है ये बराबर है हर महीने, ठीक है। अब 0.5 जो है ये 10 महीनों की इनकम है, हम चाह रहे हैं इसमें से 2 निकल जाएं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है जी। पॉइंट बेटा वो मैं बताता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ऐसी बात लिखी नहीं हुई। हो सकने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसने कहीं क्लियर, ये यही तो मंडे से फर्क करना है हमने। मंडे वाले सवाल में क्यों -2 किया था, वो जो थे वो क्यों नहीं किया था वहां पे, और यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले सवाल को भुगता लें, ठीक है जी। बताएं जी स्पेसिफिक 3.23 और यहाँ पर 0, ये हो गया -2.83। जनरल लोन तो था कोई नहीं, उस पर इंटरेस्ट भी नहीं आया, ये तो कभी आ ही नहीं सकता, और 2.83, ठीक है। इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो, ये बनाने की जरूरत नहीं थी, बनाने के बाद काम भी इससे कोई नहीं चलना था, ये सिर्फ मैंने आपको सिखाना था कुछ, वो इसलिए मैंने बना दिया, वरना ये जरूरत नहीं थी। इन्वेस्टमेंट इनकम भी उस पर निकाल कर दे दीजिए हमें 0.5, ठीक है। अब यहां तक वो मसला। अब मसला ये है कि मैंने आज 0.5 की इनकम को 10 महीने समझा और सस्पेंशन को इससे निकाला, ठीक है। जबकि आज से 2 दिन पहले मंडे लिमिटेड वाला सवाल किया था, उसमें भी ये लाइन लिखी हुई थी, सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम लोन वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एंड अर्न 17 मिलियन। क्या ख्याल है? अभी आगे ना पढ़ो प्लीज, आगे ना पढ़ो प्लीज, आगे नहीं पढ़ना प्लीज, नहीं पढ़ना, मैं बोल रहा हूं, फिर भी आप पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं करते होते। इधर देखिए, अनयूटिलाइज्ड पोर्शन यानी सरप्लस was invested and interest received on such investment amounted to 0.5। ये लिखा हुआ है कि सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एंड 0.5 वर अर्नड, यही लिखा हुआ तकरीबन, बोलो नहीं लिखा हुआ, ये बाल पीछे करना फिर ऐसे, हाँ ये लिखा हुआ था ना, ठीक है। अच्छा, तो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ लोन वाज इन्वेस्टेड एंड 0.5 मिलियन वर रिसीव्ड। इधर सरप्लस फंड्स फ्रॉम लोन वर इन्वेस्टेड एंड अर्न 17 मिलियन, तो ये दोनों में बात अभी तक सेम है। यहां पे भी कह रहा है 17 मिलियन अर्न किया अनयूटिलाइज को, थोड़ी अंग्रेजी का फर्क है ना, ठीक है। 17 मिलियन अर्न किया अनयूटिलाइज को इन्वेस्ट करके, और यहां भी यही कह रहे हैं 0.5 मिलियन अर्न किया अनयूटिलाइज को इन्वेस्ट करके। अब उस दिन हमने 17 को नहीं छेड़ा था और एज इट इज इसको माइनस कर दिया था, हालांकि सवाल में सस्पेंशन भी थी, सवाल में सस्पेंशन भी नजर आ रही है, वर्क वाज स्टॉप्ड, ठीक है ना, 15 दिन, ठीक है। तो सवाल में सस्पेंशन भी थी, लेकिन हमने 17 मिलियन में से 17 मिलियन को क्या कहा था, भाई ये इसमें से कुछ भी नहीं करना, इसमें सस्पेंशन माइनस हो चुकी है, इसमें अब हो नहीं सकता कि हो सकते से तो नहीं चलना हमने, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे हो सकता है इसमें से माइनस हो चुकी हो ना, उसने कहा था इसमें से माइनस हो चुकी है, ये अब उसने बताया था खुद, ये लाइन थी फर्क असल में। वो क्या कह रहा है, 17 मिलियन हमने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करके कमाया है और ये ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड है। अब कैपिटलाइजेशन पीरियड में सस्पेंशन नहीं आती, तो सस्पेंशन निकाल कर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो निकला हुआ था, वो एडेड था, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम में से ये माइनस हो चुका है या नहीं, वो इस लफ्ज ने हमें बताया, ठीक है ना। तो हो सकता है ऐसे नहीं चलेंगे, बल्कि इस तरह की बात हम देखेंगे। अगर इस तरह की बात नहीं लिखी हुई तो फिर हम कहेंगे उसको कि 10 मिलियन है, उसमें से 2 महीने माइनस करने, हमने 10 महीने का 2 महीने माइनस करेंगे, 8 का निकालेंगे। यहां पे क्या कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे 8 का है और 0.5 माइनस करो, हम कह रहे थे इस सवाल में कि है ही 7.5 का। वजह क्या थी, ये लाइन
ठीक है, तो सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एंड अर्न 17 मिलियन ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। तो मतलब कैपिटलाइजेशन पीरियड में तो सस्पेंशन नॉन नहीं ना आती, इसका मतलब ये 7.5 महीने की लिखा भी था हमने, ड्यूरिंग 7.5 महीने। इसको फिर हमने यूं नहीं किया था, ये हमने यूं नहीं कहा था 17 मिलियन डिवाइड बाय 8 करें जी, 8 महीनों का है, इंटू 7.5 करें, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया था कि ये हमने कैपिटलाइजेशन पीरियड वाली ही इनकम ली है। लेकिन यहां पे आज क्या है, यहां पे सिंपली कह रहा है कि अनयूटिलाइज्ड पोर्शन को हमने इन्वेस्ट किया है और 0.5 को अर्न किया है। तो ऐसी सूरत में फिर हम खामोशी केस में यही कहेंगे कि 10 महीने की है। अनयूटिलाइज्ड पोर्शन जितना अरसा रहा उतने अरसे को उन्होंने लिया, तो वो 0.5 है, वो 10 माह का, उसको 8 पे ले गए। ठीक है जी, सही है, तो दोनों में फर्क समझ आया है। चलो, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20, 18 और 16, ये 3 पेमेंट्स आएंगी बस। 20, 18 और 16 बस। क्यों भाई? पेमेंट नॉट, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ पेमेंट येट नॉट मेड, वो कह रहे हैं कि ऐड कर दें। मतलब बताएं आप ऐनक वाले भाई, ये ब्लू हाँ, छोड़े ना, सीधे रखे, मेरी बात सुन बच्चे। हाँ, तुम बच्चे कह रहे हैं जी ये तो ऐड कर दें, हालांकि ये तो ऐड होता ही नहीं है। क्या ख्याल है? अभी पेमेंट ही नहीं हुई है। सर मुझे क्या पता, मैं तो साथ वाले से बात कर रहा था। पेमेंट नॉट येट मेड, तो इसको एसिडी कॉस्ट में सीडब्ल्यूआईपी में ऐड नहीं करना, नहीं करना। क्यों क्यों क्यों? ऑन कंप्लीशन ऑफ 4th फेज उसने बिल भेजा है, पेमेंट नहीं की तो नहीं की, बिल्डिंग तो बन गई है। पहले दिन से तो यही कर रहा हूं मैं, इसलिए तो मैं कॉस्ट कहता था, यहां कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स नहीं लेता था कि यहां पे आगे पकड़ना लो आप इस दिन मुझे। आप यहां पे अगर पहले दिन कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स लिखते हैं ना हम, तो यहां पे आके 1-2 सवाल पहले भी गुजरे हैं, आप यहां पे आके पकड़ लेते सर पेमेंट्स पेमेंट्स, तो इसलिए मैंने पेमेंट्स का लफ्ज ही नहीं लिखा था पहले दिन से। क्या लिखा था? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कॉस्ट इनकर हो गई है, कंप्लीट करके उसने बिल भेज दिया है, पेमेंट नहीं भी निकाली तो आपने जेब से तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्लस तुमने फिर भी चुप नहीं की 17, तुम लोगों ने फिर भी चुप नहीं की। ये चाहे पेएबल है, ये सिर्फ इस 17 को ऐड करना है या नहीं करना है, इसकी बात डिस्कस करने के लिए भाई मैंने रिक्वायरमेंट बढ़ाई थी, इसको जगा दो जी। 71, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद कोई है मैप फी, कोई परमिट फी, कोई कंसल्टेंट फी, कोई और आई है 16 वाली फी? ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो फिर भूल गया मैं सवाल के अंदर ना, कंसल्टेंट फी डालना भूल गया मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर से इश्क के टेस्ट और भी हैं। बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है बच्चों, तो पर्चे में ये बनाने की जरूरत नहीं थी, बुक में भी ये नहीं बना हो, लेकिन हमने कुछ सीखना था जी। हाँ जी, लेकिन मैंने ये कहा था कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आई थी जिसमें अकल को इस्तेमाल करके हम लेटर डेट से शुरू नहीं करें। अब सादा बात है, मैंने इसमें एक जबानी बोला भी था, वो जबानी क्या था कि अभी लोन नहीं आया। बेटा चुप रहें प्लीज, सबका सवाल आपका होता है। तो यार क्या मसला चल रहा है भाई, तुम लोगों को कौन से पैसे गवाच गए थे? सवाल तो लब नहीं रहे। अच्छा, रेट क्यों फाइंड कर रहे हो? कोई जरूरत है? बाय द वे, रेट फाइंड नहीं कर सकते आप, उसकी वजह आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, आपको जो समझा रहा हूँ वो करें। रेट फाइंड करके क्या करना है आप? ये चैलेंज ना क्लास से बाहर निकल के करना, यहाँ रेट फाइंड करना है। यहाँ पे डिफरेंट मंथ्स लगने हैं बेटा, बड़े मसले मसाइल हैं, सुकून से बैठ के आधा 1 घंटा लगा के घर पे कर लेना। फिलहाल मुझे जो है ना तंग ना करें, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार आप लोगों की वजह से। कितनी देर से क्या बात बेटा कर रहे थे आप? सवाल क्या था? हाँ जी, मैंने इसको छोड़े, पहले आपको एक बात बताई थी, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, स्पेसिफिक लोन नहीं आया। यार निकल जाओ क्लास से, उठो 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 उठो, तीनों तीनों तीनों, एटलीस्ट सीट से तो उठ जाओ ना, पीछे जाओ फिर देखते हैं। जल्दी करो जल्दी करो, शाबाश। अभी मैं समझा के हटाऊं और फिर किसी चीज पे बहस? जल्दी करो यार, जल्दी। कैमरे के आगे से होके जा रहे हैं, शक्ल भी नजर आएगी, इनकी रिकॉर्डिंग में कैद हुई है इनकी शक्ल। ओके जी बेटा, मैंने ये कहा हुआ आप लोगों को समझाया था कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया, अभी कोई स्पेसिफिक लोन नहीं आया, कोई इक्विटी नहीं आई, जनरल लोन अवेलेबल था, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, जनरल लोन से पेमेंट कर दो, काम शुरू कर दो। ऐसी सूरत में भी रिसीट पेमेंट आपने लेटर से नहीं बनाना, बल्कि डेट ऑफ पेमेंट से बनेगा। समझ आई ये बात? ये बात समझ आई है? नहीं तो टेस्ट के बाद आ जाएगी। अच्छा सुन ले ना, सुन ले, ये बात समझ आ गई जो मैंने कही? नहीं कही, नहीं समझ, फिर सुने 10 बार सुने, लेकिन समझे। मैं कह रहा हूं प्रोजेक्ट शुरू हो गया 1 जनवरी को, मिसाल के तौर पे लोन आया 1 मार्च को, या इक्विटी आई 1 अप्रैल को, तो प्रोजेक्ट 1 जनवरी को शुरू हो गया, जनरल लोन अवेलेबल थे, तो भाई शुरू कर दो काम, पेमेंट जनरल लोन से कर दो। ऐसी सूरत में आपने लेटर से नहीं बनाना, डेट ऑफ पेमेंट 1 जनवरी को कर दिया तो 1 जनवरी से बना देंगे,
लेटर पे, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो तौर पे थोड़ा सा अब ओपन करना, टॉपिक खत्म हो गया ना, और हमने सिर्फ वो एक दो सिचुएशन देख लेनी है जिसके अंदर लेटर से शुरू नहीं करना। तो एक तो ये सिचुएशन होगी, और दूसरी आज आपके सामने आ गई। दूसरी क्या है, लोन नहीं आया, पहले इक्विटी आ गई है। तो इक्विटी का पैसा भी तो प्रोजेक्ट में स्टार्ट होना, यूज होना है कि नहीं होना, तो फिर जिस दिन इक्विटी आई है उस दिन की डेट लिख लो, ठीक है। अच्छा, इसको आप लेटर से भी कर दोगे ना तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने वैसे लिख दिया ताकि इक्विटी अपनी डेट पे रहे। ओके, इसको हमने यहां पे इन्वेस्ट तो नहीं किया, तो बचत करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन फिर एक खतरा ये आ जाता है कि आप कहीं 15 बैलेंस में शामिल ना कर जाओ, वरना लेटर से कर सकते थे। तो इसलिए आपने इन दो सूरतों के अंदर लेटर शुरू नहीं करना, एक जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और पहली पेमेंट जनरल लोन से हो, और दूसरा जब इक्विटी पहले आ जाए। तो इन दो सूरतों में आपने लेटर से शुरू नहीं करना, बल्कि डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ इक्विटी से, बल्कि लिख ही लें, लिख ही लें, ये बात लिखे। नंबर 1 मैंने लिखवाया था ना। अच्छा, वो अब ये देखो, वो सवाल तो अभी तक आया ही नहीं आपके सामने जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जनरल लोन वाला। और ये भी सवाल एक्चुअली तो नहीं आया, समझो, क्योंकि ये तो बनाना ही नहीं था। तो आज तक ये बात टेस्ट भी नहीं हुई। इसका मतलब आज तक जितने सवाल भी आए हैं उसमें आप रिसीट पेमेंट को लेटर से बनाए, वो सवाल हो जाता है। अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं आया जिसमें रिसीट पेमेंट को लेटर से ना बनाना हो, ठीक है। तो जितने सवाल हमने किए हैं, पास पेपर में आए हैं, आईकेप के पास पढ़े हैं, क्वेश्चन बैंक में, उसमें लेटर से बनाएंगे रिसीट पेमेंट को, सवाल सही हो जाएगा। तो जिन दो सूत्रों में नहीं बनाना वो लिख लें, पहला लिखें। अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और पहली पेमेंट जनरल लोन से हो, और अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और पहली पेमेंट जनरल लोन से हो, जरा रुक के एक बात सुन लो फिर लिखवाता हूं। पहली पेमेंट जनरल लोन से कब होगी? जब स्पेसिफिक लोन या इक्विटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरी बात, अब इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी, शॉर्ट सी बात लिख लो, ठीक है ना। तो अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और पहली पेमेंट जनरल लोन से हो, तो रिसीट पेमेंट RP लिखना, R/P। तो रिसीट पेमेंट को डेट ऑफ पेमेंट से बनाना है। तो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल को डेट ऑफ पेमेंट से स्टार्ट करना, डेट ऑफ पेमेंट से। तो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल को डेट ऑफ पेमेंट से स्टार्ट करना। फिर सुनो आप आखिरी बात, अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और पहली पेमेंट जनरल लोन से हो, ये कब होगी ये समझ लगी है, ठीक है ना। पहली पेमेंट जनरल लोन से हो तो रिसीट पेमेंट को डेट ऑफ पेमेंट से स्टार्ट करना। अगला पॉइंट लिखो, अगर इक्विटी पहले आ जाए, अगर इक्विटी पहले रिसीव हो जाए, तो तब भी, अगर इक्विटी पहले रिसीव हो जाए तब भी रिसीट पेमेंट को डेट ऑफ रिसीट ऑफ इक्विटी से स्टार्ट करना। अगर इक्विटी पहले रिसीव हो जाए तो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल को, अगर इक्विटी पहले रिसीव हो जाए तो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल को डेट ऑफ रिसीट ऑफ इक्विटी से शुरू करना, ठीक है। क्लियर है बेटा? अच्छा, इधर देखो, लेकिन ये ध्यान रखना कि इक्विटी अगर वेली भी पड़ी हो उसको इन्वेस्टमेंट वाले बैलेंस में मत लिखना। अब खुदा ना खास्ता कभी ये दरमियान में आ जाए तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लेना ना, ठीक है। जैसे यहां पर आके 15 रिसीव होता और पेमेंट 18 की हो रही होती, तो 15 को माइनस कर देते पहले, उसी तरह से ये जो ब्रैकेट है ना, इसने आपको बचाना है हमेशा। जब इक्विटी आ गई बाद में किसी वक्त, उसको बैलेंस कॉलम में ऐड नहीं करना, आगे यूज हो जाए तो ब्रैकेट लगाओ, जितना इक्विटी यूज है, बाकी स्पेसिफिक का हिलना सिर्फ बैलेंस को छेड़ेगा, ठीक है ना। तो इक्विटी, ये भी बात लिख ली होगी आपने, नहीं लिखी तो आप लिख लें कि इन्वेस्टमेंट, अभी लिखवाई थी वैसे, इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन पर लगता है, जनरल लोन और इक्विटी पे इसको नहीं लगाना, ठीक है ना। सही है? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ना इस तरह का सवाल अभी तक कोई आपके सामने अभी तक नहीं आया टेस्ट से पहले तक, कि जिसमें प्रोजेक्ट शुरू हो जाए स्पेसिफिक लोन ना हो। इसलिए मैंने आपको पहले दिन ये सिखा दिया था, ज्यादा मसला तो उसी में आता है जो आप 1-1.5 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम ले जाए कहीं गलती से, उससे बचाने के लिए लेटर शुरू करवा दिया। लेकिन अब बता दिया आपको कि दो ही सूरतें ऐसी हैं जिसमें लेटर के अलावा शुरू करना पड़ेगा, एक जब पहली पेमेंट जनरल लोन से हो जाए, और दूसरा जब पहले इक्विटी आ जाए। डन? अच्छा जी, ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में आपके पहले छोटा सवाल है, जमाल नासिर एंड कंपनी, पेज नंबर 283 पर, पास पेपर 3 है, छोटा सा सवाल है जी। क्वेश्चन वैसे अगर वाला सवाल ना किया करें आप। अच्छा चलें, सुनाए। पहले इक्विटी खत्म करना है, ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लेना,
और जब पेमेंट करो तो पहले इक्विटी को यूज करो, अगर इक्विटी कम पड़ जाए तो ब्रैकेट में लिख लेना, वरना इक्विटी, फिर बैलेंस स्पेसिफिक लोन का पड़ा रहेगा जब तक इक्विटी खत्म ना हो जाए, क्योंकि पहला नंबर इक्विटी का, दूसरा स्पेसिफिक लोन का, तीसरा जनरल लोन का। ठीक है, ये प्रेफरेंस ऑफ यूज है। ठीक है, रेट निकालो, रेट तुम लोग, हाँ वो उधर ही खड़े रहो आप, रेट निकालो। पर्चे में रेट निकालने की जरूरत नहीं थी, पर्चे में तुम लोग बस रेट निकालना ना थे। मुझे गुस्सा आया तुम लोगों ने, माफ कर दें, नोट डिस्टर्ब कर रहे थे यार, मतलब जितना मेरे देखो सारी क्लास में जाती है, अब वो हाइब्रिड के अंदर भी कोई आपस में इधर उधर गटर गटर करते हैं ना, जब तो वो नजर आते हैं चेहरे इधर उधर, डिस्टर्ब होता है बेचारा, क्या करे आप, तो डिस्टर्ब माफ कर दूं। जुम्मा है भाई कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं जुम्मा है माफ कर दो, भाई माफ तो हर वक्त हर दिन करना चाहिए। बाहर तो मैं कभी बच्चों को नहीं निकालता यार, इतनी मुश्किल से बच्चे आए पढ़ने, बाहर तो नहीं निकालता। आ गए हैं बस, कोई नहीं, बेंच पे खड़ा कर, ज्यादा गुस्सा आएगा बेंच पे खड़ा कर दूंगा, बेंच पे खड़ा कर दूंगा। एक भाई को गुस्सा आ रहा है, जो मशवरे दे रहे हैं ना, वो देख रहे हैं ऐसे करके, वो कह रहा है मैं क्लास के बाद देखता हूं तुम्हें, खामोश हो जाएं भाई, बैठ जाओ आगे, सर बैठ जाएं आके सब, तीनों मोहतरम स्टूडेंट्स तशरीफ लाएं और टेरी लगा दें इधर। ओके यार चुप कर जाएं भाई, मैंने कहा जी क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, उसके बाद आगे चलते हैं। 4 हम कर चुके हैं, आप चुप करके बैठना बेटा, आप लोग भी चुप कर दें, क्लास में ही है ना, जब कहा जा रहा है चुप कर दें तो आप भी उसी में ही है। नंबर 4, नंबर 5 हो गया हुआ है, 6 को आपके होमवर्क में देना है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ। इधर देखो, असल में ना कुछ चीजें अभी आपने पढ़ी नहीं हुई, ठीक है, कुछ चीजें अभी आपने पढ़ी नहीं है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, टीएफसीज क्या होते हैं, फिर ये इशू करना लायबिलिटी है और रिसीव करना या परचेज करना एसेट है, ये सारी बातें अभी आपने नहीं पढ़ी हुई, ठीक है ना। तो इसको हमने पढ़ना है जाके ईपीएस के टॉपिक में, टीएफसी टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट या बॉन्ड या लोन नोट्स क्या होते हैं, इंसान बन जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों को कॉन्सेप्चुअली देखेंगे हम, वहां पे प्रूव कर लेंगे, पता लग जाएगा हमें कि इनको लोन क्यों कहा जाता है। लेकिन एक तो ये था, मैंने बच्चों से पिछली क्लास में कहा कि आपको वेट कराया जाए ईपीएस के टॉपिक का, उसके बाद ये सवाल किया जो उससे बेहतर है कि ईपीएस में सिर्फ नामों का ही पता लगना है ना, जब पता लग जाएगा आप टॉपिक में जाकर पढ़ लेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल कौन से होते हैं, इरिडीमेबल कौन से होते हैं, टीएफसी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद लोन नोट क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, जब ये बातें सीख लेंगे तो उसके बाद ये यहाँ पर आकर किताब में लिखा होगा कि डिबेंचर है या प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, तो आपको हाँ ये तो होता ही लोन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ आज नाम बदल दिया, इनका नाम बदल के आपके मतलब का नाम कर दिया, बाकी सवाल में कोई जान नहीं थी, क्योंकि सवाल आप इससे बेहतर कर चुके हुए, ठीक है। अब 12% रिडीमेबल प्रेफ, आपने भाई काटना नहीं हो भाई, खुदा के लिए आप ना काट लीजिएगा अपने, ये सही सवाल लिखा हुआ है, आपने सिर्फ ये तस्वीर बना लेनी है, ये सिर्फ तब तक के लिए मैंने आपके यहाँ से गायब कर दिया इसको, जब तक कि आप ईपीएस के टॉपिक में इन अल्फाज को पढ़ नहीं लेते, ये परेशान ना करें। तो ऑन यकम जनवरी मार्वलस स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीट ऑन 30 नवंबर, हमारे साल में शुरू होकर हमारे साल में खत्म हो गया। मैं तस्वीर बनवाता हूं, पहले सुन। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर यकम जनवरी, यकम अप्रैल, 15 दिसंबर, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन वर्क वाज फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। अब पहला सोर्स है यकम जनवरी 12 पे 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, आप छोड़ो भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, आपको मैंने क्या लिख दिया आगे, लोन पेएबल। तो आपके लिए अब ये सवाल क्या बन गया, यकम जनवरी 12 को 12% रेट वाला लोन लिया है, तो वही लोन पेएबल होगा ना, 12% लोन पेएबल। ऐसे ही यकम अप्रैल 12 को टीएफसी फॉर 4 इयर्स, यानी कि टीएफसी क्या होता है, लोन पेएबल 4 ईयर मतलब 4 साल बाद पे होने, तो आपका दूसरा लोन कौन सा बन गया, 14% का लोन पे, 14% वाला लोन पेएबल, ठीक है। और तीसरी चीज है यकम जुलाई पे इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, एस्टिमेटेड रिटर्न इज 22%। अच्छा, तो ये 3 चीजें हैं, इक्विटी और लोन, ठीक है। अब लोन के बारे में सवाल खामोश है, तो क्या अज्यूम करोगे, स्पेसिफिक, ठीक है ना, स्पेसिफिक लोन वाला ट्रीटमेंट इसके साथ कर लेना है, कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं थे, ये हमने लोन लिए हैं, नाम मुश्किल वाले मैंने हटा दिए, बाकी तो फिर लोन ही है, ठीक है। अब फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, दैट प्रेफरेंस शेयर वुड बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 16, इसको मैंने आपके लिए बना दिया जुमला, क्या, द 12% लोन वुड बी रीपेड इन ऑन 31 दिसंबर 16, ठीक है। अब जब वो पढ़ लेंगे ना प्रेफरेंस शेयर्स, तो रिडीमेबल क्या होता है, तो रिडेम्पशन किसे कहते हैं वो पता लग जाएगा, वो रीपेमेंट को कहते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आपके लिए आसान हो गया सवाल। नेक्स्ट, surplus funds were invested in a savings scheme at 9% per annum. Due to delay in supply of construction material,
नॉन रूटीन डिले है, नॉन रूटीन सस्पेंशन है, ठीक है जी। तो जी बटाओ में फासला और मंथ्स, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम यकम जून टू 30 जून 2012, एक महीने के लिए सस्पेंशन भी रही। अब इस सवाल में कोई जान नहीं बाकी बची, सिर्फ वो नाम ही मुश्किल थे। ओके अच्छा, तो अब इसकी पिक्चर ले लें आप, ये जो आपने सॉल्व करने के लिए देखना है, ठीक है ना, ताकि आपको, जिन्होंने नहीं पिक्चर लेनी कोई मसला नहीं, उनको वैसे बता दिया हुआ है कि ये दोनों लोन्स हैं, बस उनसे परेशान, नामो शामो से परेशान नहीं होना। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएफआरएस, ठीक है। अज्यूम कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट्स आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स, हम तो वैसे ही नंबर ऑफ मंथ्स के ऊपर ही करते हैं ना इसको, ठीक है बच्चों, तो सही है। तो अब ये सवाल हो जाएगा, ये दूसरा सवाल है होमवर्क में। ओके नहीं, अभी थोड़ी सी बात करके एमसीक्यूज में। फाइनेंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस जब रेज करती है तो दो तरीके से कर सकती है, दो तरह से पैसे रेज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। एक है ओनर्स को घर से पैसा लाने का कह दें, और दूसरा है बैंक से बोरोइंग ले लें, डेट। जी बेटा, बेटा मैंने तो वो डेट रिडीमेबल होगा, तो अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होगा तो वो डेट होगा ना, तो डेट ही लिख दिया है ना मैंने, और अगर रिडीमेबल होगा तो वो इक्विटी होगी, इक्विटी लिखा हुआ है मैंने, वो नहीं पढ़ाया अभी, वो किस में पढ़ेंगे अभी फिलहाल। तो या डेट है या इक्विटी है, बस, ठीक है। ओनर या घर से पैसा लाते हैं, ओनर बन जाते हैं लोग, या बैंक पैसा देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर कुछ खसूसियात में फर्क है। इक्विटी की खसूसियत क्या होती है जी, ये पैसे जब ओनर घर से लेकर आते हैं तो ये उनको वापस मिल जाते हैं कुछ अरसे बाद। ऐसे ऐसे मत सर हिलाएं, कभी भी नहीं मिलते अनलेस के कंपनी वाइंड अप हो जाए, कंपनी लिक्विडेट हो जाए, ठीक है। कंपनी अगर बंद हो जाए तो भी लोगों के पैसे देने के बाद कुछ बचे तो वो मिलता है। यानी इक्विटी की जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे लोन प्रिंसिपल होता है, लोन का असल असल, ठीक है ना, ऐसे इक्विटी का जो असल पैसा है, इक्विटी असल में आई है इक्विटी, वो इक्विटी कभी भी वापस नहीं होती। ऐसे ही है, ड्राइंग्स इज नॉट इक्विटी, ओके। वो प्रॉफिट्स को हम निकालते हैं, डिविडेंड के तौर पे बांटते हैं। हमेशा कंपनी केस में प्रॉफिट्स में से होती हैं, ठीक है ना। हाँ, वो डिविडेंड जो अनाउंस किए जाते हैं वो प्रॉफिट्स को देख के किए जाते हैं, वो भी सारे नहीं दिए जाते हैं। अच्छा सुनो, बात को मत आसपास ड्रैग करें, डिविडेंड क्या होता है वक्त आने में पढ़ेंगे, ओके। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के टॉपिक का वेट करो अभी, इन बातों के लिए मैं जितना कह रहा हूं फिलहाल उतना सुन लो ना, मेहरबानी तुम लोगों की। इक्विटी वाला पैसा, उस ओरिजिनल पैसा कभी वापस नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, इक्विटी जिनसे ली जाती है उनको क्या पे करते हैं हम, डिविडेंड। इसका मतलब इक्विटी की कॉस्ट क्या है, डिविडेंड। इक्विटी कॉस्ट क्या है, डिविडेंड, सही है। अच्छा, अब इक्विटी वाला पैसा जो आया ओनर्स के घर से वो कभी वापस नहीं होना, और जो उसकी कॉस्ट है यानी डिविडेंड, ये भी फिक्स नहीं होता। फिक्स हो जाए तो फिर और चीज बन जाएगी, वो वहीं पे जाके पढ़ेंगे, वो प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, और फिर वो पता नहीं क्यूमुलेटिव हो, ये बहुत कुछ पढ़ना है अभी तो हमने, अभी सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करें। इक्विटी का पैसा वापस नहीं जाता, और इसकी जो कॉस्ट है डिविडेंड, ये भी फिक्स नहीं होती। प्रॉफिट ज्यादा आए तो ज्यादा डिविडेंड बांट देती है कंपनी, कम आए तो कम बांट देती है, लॉसेज आए तो बिल्कुल भी नहीं बांटती कभी कभी। इसीलिए तो ये हलाल है और इंटरेस्ट हराम है, ठीक है ना। तो डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स नहीं। तो प्रिंसिपल, इक्विटी का जो प्रिंसिपल होता है वो तो रीपे होता ही नहीं है अनलेस कंपनी वाइंड अप हो जाए या कंपनी बाय बैक कर ले। ये भी आगे पढ़नी चीजें, टॉपिक वाइज हर चीज की रेलेवेंट चीज वही पढ़नी होती है, ठीक है ना। इक्विटी का पैसा कभी भी वापस नहीं होता, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। ये इक्विटी की खसूसियात है। अब आते हैं डेट की तरफ, जिसको हमने बोरिंग कहा था। वो कोई भी नाम हो सकता है बेटा, वो आपने कहा प्रेफरेंस शेयर्स आ सकते हैं, मैं कहता हूं डिबेंचर्स भी आ सकते हैं, लोन नोट्स भी आ सकते हैं, टीएफसीज भी आ सकते हैं, फिर तो सभी लायबिलिटी है ना, सभी डेट है, ठीक है। तो डेट की खसूसियत क्या होती है, डेट का जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो प्रिंसिपल होता है वो भी रीपे होता है और उस पर इंटरेस्ट भी पे होता है। और अगली बात, हर चीज स्पेसिफाइड अमाउंट्स पर और स्पेसिफाइड डेट्स पर होती है। प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो, पहले से लिखा होता है। कितने सवाल करके आए, 100 मिलियन का लोन है जी, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम यकम अप्रैल, अभी कल सवाल किया है। स्पेसिफाइड अमाउंट है जी, 25 25 25 25 पे होना है। स्पेसिफाइड डेट है जी, यकम यकम अप्रैल 15 16 17 18 पे रीपे होना है। इंटरेस्ट 6 महीने बाद पे होना है जी, साल बाद पे होना है जी, इतने परसेंट इंटरेस्ट पे होना है। तो चाहे प्रिंसिपल है चाहे इंटरेस्ट है, अमाउंट भी स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड अमाउंट्स पर, स्पेसिफाइड अमाउंट्स पे होती हैं स्पेसिफाइड डेट्स पर, ठीक है जी। स्पेसिफाइड
डेट्स। ये बात समझ आई है? तो ये खसूसियत है डेट की कि प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो, स्पेसिफाइड अमाउंट्स पे होंगी स्पेसिफाइड डेट्स पर। इक्विटी से फर्क है कि नहीं है? बोलो। प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो, स्पेसिफाइड अमाउंट्स पर। ये आईएफआरएस 9 पढ़ेंगे आप एफआईआर 2 में जाके, वहां जाके आपको ज्यादा बेहतर पता लगेगा। ये वहां पर जगा दो इसको, ठीक है ना? इसको कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी कहते हैं गालिबन। बहरहाल स्पेसिफाइड अमाउंट्स स्पेसिफाइड डेट्स पर पे होती हैं, लोन हो चाहे उसका इंटरेस्ट हो, उसकी कॉस्ट हो। तो डेट की ये खसूसियत है। डेट यानी बोरोइंग की क्या खसूसियत है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को स्पेसिफाइड डेट्स पर पे किया जाता है, स्पेसिफाइड अमाउंट्स पे की जाती हैं, जबकि इक्विटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें ना तो असल अमाउंट रीपे होती है, ना ही उसकी कॉस्ट जो है वो फिक्स है, किसी फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट को पे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है? इसका मतलब मैंने जो जुमला बोला था वो भी सही था कि इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग। इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है ना? और अब देख लो, खुद ही पता लग रहा है आपको कि जिस साल में आपने डिविडेंड नहीं देना, उस साल पे क्या ऐड करोगे? अगर आप इसको बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग में लेना चाह रहे होते तो इंटरेस्ट तो पक्का पक्का है, लोन पड़ा है, आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट रेट लगाओ, इंटरेस्ट निकालो। बात समझे हो? ओके, नहीं समझे? ये बात समझ आई है? तो इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग बिकॉज को छोड़ो, बस इतना याद रख लो। बिकॉज समझ आ गया, आप फर्क समझ आ गया। ये टेस्ट नहीं होना, सिर्फ इतनी सी बात कि डिविडेंड ऑन इक्विटी को कभी बोरिंग कॉस्ट वाली वर्किंग में नहीं लेना। ये उसके लिए मैंने इतनी बहस की है फिलहाल तक। ठीक है ना? तो जहां पे आपने उसूल लिखा है ना कि इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट, उसके साथ ये छोटा सा उसूल के साथ छोटी सी वर्किंग वहां पे कर लो। 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी करो। अच्छा जी, यहां तक कोई मसला तो नहीं? अब चलें, तो अब होमवर्क बन गया। पास पेपर 3, पास पेपर 6, 7 और 8 मैं करवा चुका हूं आपको। क्वेश्चन बैंक 1, 2, 3 भी आज आपका होमवर्क है। अच्छा, ये टोटल ना मिला जुला के कोई 1 घंटे में हो जाने वाले सवाल है। अब MEL का सवाल आपने देख ही लिया, उसको डिस्कस करने के बाद उसमें कोई इतनी जान नहीं है कि आप 5-7 मिनट से ज्यादा उस पर लगाएं। ना ही इंशाल्लाह पास पेपर 3 आपको परेशान करेगा, और ना ही क्वेश्चन बैंक के सवाल। तो घंटा डेढ़ तो हक बनता है हर सब्जेक्ट का, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप दें। तो MCQs भी जो होमवर्क में दूंगा वो भी आप कर लेंगे। तो होमवर्क क्या है? पास पेपर 3 और 6, क्वेश्चन बैंक 1, 2, 3 और ऑल MCQs। 2-4 मैंने करवा भी देने हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक ये देखें, पिछली क्लास का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज 294 पे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, छोटे छोटे सवाल है। 294 ये कर लें, फिर कल 1-2 रह गए वो भी कर लेंगे अगले। आए क्या कोई क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से? जी, which two of the following statements regarding IS 23 बोरिंग कॉस्ट आर करेक्ट? कौन कौन सी करेक्ट हैं? जरा पढ़ लेने मुझे भी, मैं भी घर से पढ़ने आया हूं। पेज नंबर 298 पे सब पहुंच जाएं। पेज 298 MCQ 1 करें। MCQ आपने घर पे कितने बच्चों ने कर लिए? सारे MCQ सारे नहीं किए? चलो आज हो जाएंगे इंशाल्लाह सारे। कल चेक लगाऊंगा कल। अच्छा, जिस दिन चेक लगाने का सोचा हूं उस दिन सारे करके आ जाते हैं, पूछता हूं तो। अब सरप्राइज चेक ही करना पड़ेगा किसी दिन, ठीक है ना? कल चेक नहीं लगाऊंगा। बस फिर मैं चेक कर भी लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सुने, पहुंच गए सब 294 पे तो 298 पे, सॉरी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? आइए 23 के बारे में कौन कौन सी 2 स्टेटमेंट सही नहीं है?
आर अच्छा सही है, सॉरी चले, आर मैंने नहीं पढ़ा था। बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड if they are directly attributable to qualifying asset। सही है ये मस्ट तो नहीं होना चाहिए था जी, मस्ट है ये, क्योंकि आपने आज तक कभी ऐसी बात तो नहीं पढ़ी कि आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वालिफाइंग एसेट का इंटरेस्ट ऐड करें चाहे ना करें। असल ये बात पूछी जा रही है। देखें, हमने अपने उस्तादों से सुना, क्योंकि हम भी उस वक्त अकाउंटिंग की फील्ड में नहीं थे। वैसे IAS 8 में जो पहला सवाल मैं करवाऊंगा ना, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 को, उसमें भी लिखा हुआ है, किताबों के अंदर वो सवाल भी है, ये पूरी कहानी लिखी हुई है। हमने भी उस्तादों से ये सुना था कि 2002-3 के अंदर गालिबन IAS 23 रिवाइज हुआ था। उससे पहले IAS 23 जो था वो ये कहता था कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा या बनाया, एसेट बनाया है और एसेट बनाने के ऊपर आपको पैसों की जरूरत पड़ने पर लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट पे किया है, तो आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो उस इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो, चाहो तो उसको एक्सपेंस बना लो। आपके पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन देता था। लेकिन IAS 23 रिवाइज हुआ 2003 के आसपास और उसने आकर ऑप्शन को खत्म कर दिया और उसने ये कहा कि अगर क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट कौन सा होता है, जो कुछ अच्छा खासा अरसा ले बनने में, ठीक है ना। तो IAS 23 ने अगर क्या कहा, अगर क्वालिफाइंग एसेट है, अगर ब्लू कोट वाले भाई, अगर क्वालिफाइंग एसेट है और उसको बनाने के लिए लोन लिया और इंटरेस्ट दिया है, तो उस इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करना है एंड देयर इज नो ऑप्शन नाउ। ये ऑप्शन कोई नहीं है आपके, कर लो या ना करो, मर्जी नहीं है, स्टैंडर्ड ने मर्जी खत्म कर ली, ठीक है ना। तो ये मस्ट बी ही है अगर क्वालिफाइंग एसेट पे इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। अगली बात उसने नहीं लिखी, वो अंडरस्टूड होती है कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई फिनिशिंग पॉइंट होगा, सेसेशन कमेंसमेंट, वो हमने पढ़ा हुआ है, सस्पेंशन कौन सी पढ़ा हुआ है। लेकिन वैसे क्वालिफाइंग एसेट पर इंटरेस्ट पे करोगे तो ऐड करना है, ये उन्होंने बोला, ठीक है। तो ये लाजिम है, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट। ये लग रहा है सही, बल्कि है सही, चलो ये तो सही हो गया। सेकंड, बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सीज्ड। सीज मतलब सस्पेंड होता है, ये फर्क है, सीज्ड और सस्पेंडेड में फर्क है। सीज्ड होता है बस खत्म कहानी, ठीक है, फिनिश, और सस्पेंशन का मतलब थोड़ा आर्जी तौर पर, हाँ टेम्परेरी मतलब, भाई कह रहे टेम्परेरी मतलब, हाँ जी, तातुल। एक होता है तातुल और एक होता है इख्तिताम, ठीक है। तो रोक दें, सीज रोक दें, इख्तिताम कर दें, रोक दें, खत्म कर दें ऐड करना, और सस्पेंशन तातुल, थोड़े अरसे के लिए आप भाई कह रहे हैं टेम्परेरी, टेम्परेरी रोक दें, ठीक है। अच्छा, तो सीज कब कर देते हैं बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइज करना सीज कब रोक देते हैं, जब काम मुकम्मल हो जाए। सब्सटेंशियली का लफ्ज ना स्टैंडर्ड ने एक जगह नहीं कई जगह इस्तेमाल किया है, कई स्टैंडर्ड्स ने, और इसका मतलब तकरीबन क्या कहता है जी, तकरीबन पूरा हो जाए। जैसे IFRS 15 आप FAR 2 में पढ़ेंगे, उसमें एक जगह लिखा हुआ उसने, अगर पेमेंट तकरीबन रिसीव हो जाए, सब्सटेंशियली ऑल पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, तो ये तकरीबन का लफ्ज बोल देता है। बंदा उससे पूछे यार तुम सही बता दो, परसेंटेज नहीं बताता, लेकिन अकाउंटेंट इसको अबव 90% कहते होते हैं, ठीक है ना। बहरहाल सब्सटेंशियली का मतलब IAS 23 के लिए आप यही समझ लेना, तकरीबन का मतलब मुकम्मल ही होता है, ठीक है ना। तो कहता है बोरिंग कॉस्ट शुड बी सीज्ड टू बी कैपिटलाइज्ड वंस द रिलेटेड एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट। हाँ जी बिल्कुल, अगर कंप्लीट हो जाए, सब्सटेंशियली तकरीबन कंप्लीट ही हो, तकरीबन कंप्लीट मतलब ये होता है कि ये कंप्लीट हुआ पड़ा है, बस सफाई सुथराई करके शिफ्ट होना है। तो सफाई सुथराई हफ्ता 10 दिन नहीं कराई आपने, तो फिर ये नहीं करना कि उसकी बोरिंग कॉस्ट ऐड किया जाए, वो कंप्लीट है बिल्डिंग, अब बस कर दें, अब आप सुस्ती ना करें। तो खैर, थर्ड है, बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, हाँ ये क्या है भाई, ये तो IAS 16 PPE का असूल था। वो ये कहता था कि जो भी जरूरी खर्चे हैं उन्हें एसेट कॉस्ट में ऐड कर देना है, जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है। अब बोरिंग कॉस्ट तो ऐसा खर्चा नहीं था, बल्कि याद करो एक टेस्ट था गालिबन जो क्लास में किया था, सवाल कारली वाला, जिसके अंदर इंटरेस्ट था। हमने एसेट खरीदा था, प्लांट परचेज किया था, बनाया, और उस प्लांट को खरीदने के लिए, मशीन को खरीदने के लिए को लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट पे किया था। तो मैंने उस वक्त आपको ये कहा था कि ये बने बनाए एसेट को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और वो बैंक से लेकर आपने उस पर इंटरेस्ट पे किया है, तो ये बने बनाए एसेट के ऊपर इंटरेस्ट जो है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। ऐसे तो फिर सारी जिंदगी ये एसेट की कॉस्ट में ऐड ही होता रहेगा इंटरेस्ट। तो फिर मैंने वहां पे आपको समझाया था कि क्वालिफाइंग एसेट एक होगा जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ऐड होना है, तो क्वालिफाइंग एसेट पर ही इंटरेस्ट ऐड हो सकता है, उसके अलावा किसी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल चाहे कहते रहो, उसको आपने एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करना होता, ठीक है। तो ये तो नहीं है। और बोरोइंग कॉस्ट मे बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, मे तो खत्म हो गया 2003 में, ठीक है। 2, 3, 4, 5 और 6 होमवर्क में है, 6 भी होमवर्क में ही है, वैसे मैंने करवाया है लेकिन आपको मैं कल करवाऊंगा। मैं एक और 2 एंड वाले पढ़ाना चाह रहा हूं आपको। एक चीज है भाई, सारे ही होमवर्क के अंदर चले गए हैं, सिर्फ मैंने पहला करवाया है और 13वां और 14वां पढ़ा के छुट्टी देने लगा हूं।
उसके बाद बाकी जो छठा उनको करवा दिया वो, या उसके अलावा कोई और अच्छा सा ढूंढ के खुद से ले आऊंगा, घर से लेकर एक एमसीक्यू ऐसा करवा दूंगा लाइक IS16, जिसमें आपको बताऊंगा मैक्सिमम पॉसिबल क्या पूछ सकता है वो। वैसे 4 चीजें पूछ सकता है इस एमसीक्यू में भी है, बोरिंग कॉस्ट के भी एमसीक्यू में 4 चीजें पूछ सकता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस की बजाय एसेट में ऐड होने वाला कैपिटलाइज होने वाला कितना है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इनकम एसेट में से कितनी माइनस होनी है, और इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी जो है वो ऐसी होनी है जो प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में जाती है। तो ये किसी एक सवाल में ये सारी चीजें डाल देना, स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन, इन्वेस्टमेंट इनकम, सब कुछ डाल के छोटे से एमसीक्यू के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक लोन डाल दे, साथ इन्वेस्टमेंट का रेट डालकर वो ये चारों सवाल पूछ सकता है आपसे। इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में कितना जाना है, बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस ने एसेट कॉस्ट में कितना ऐड होना है, इन्वेस्टमेंट इनकम ने अदर इनकम में कितना शो होना है, और इन्वेस्टमेंट इनकम ने एसेट की कॉस्ट में से कितना माइनस होना है। ये चारों सवाल एक सवाल में से बन सकते हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन 13 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट अंडर IAS 23। क्वालिफाइंग एसेट के बारे में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी थी। पहले मैंने कहा था ना अच्छा खासा अरसा ले बनने के लिए, फिर कुछ एग्जांपल्स दी थी जिसमें मैंने उस दिन कहा था आपको इन्वेंट्री भी हो सकती है क्वालिफाइंग एसेट, लेकिन वो इन्वेंट्री नहीं जो मैस में प्रोड्यूस हो। पहला लफ्ज समझाना था ना, मैस में प्रोड्यूस हो। क्या मतलब आप रॉ मटेरियल डालते हैं, मशीन ऑन करते हैं, एक दिन में 20,000 जूते बन के निकल जाते हैं आपके प्लांट से। ये है मैस प्रोड्यूस्ड इन्वेंट्री, मैस में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो मैस में जो इन्वेंट्री प्रोड्यूस होती है बेटा, वो इन्वेंट्री आपकी क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकती। हाँ, जो आपकी मेड टू ऑर्डर होती है, जिन्होंने हवाई जहाज देना होता है ना कंपनियों ने, वो साल डेढ़ साल इंतजार करती हैं, तब कहीं जाके होता है चमन में दीदा वर पैदा। समझ आई है? हाँ, जहाज बनने 1.5 महीना 2 महीने भी नहीं, बल्कि अक्सर 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं हवाई जहाज आते हुए, बहरी जहाज आते हुए, ठीक है ना। तो मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री, तैयार होकर आते वाली इन्वेंट्री, ये क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकती। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंस्टॉल होते हुए काफी अरसा ले जाता है, हो सकता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वैसे तो भी ये पढ़ा नहीं है हमने, कल IS20 शुरू करना है, मेरी तरफ से 3 दिन का होता है और 5 दिन मेरे जेहन में होते हैं कि आपने लगा देने। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू होना है, उसमें आप पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी कहते हैं जो आपने ना बेचने के लिए रखी हुई है, ना अपने इस्तेमाल के लिए, बिजनेस के लिए, बल्कि आपने किराए पे दी हुई है या सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। तो ये आपका IS40 डील करता है ऐसी प्रॉपर्टीज के साथ। अब वो प्रॉपर्टी भी, अब मिसाल के तौर पे आपने एक प्लाजा बनाकर उसको किराए पे देना है। सर नाने चाहती मारी है, आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा बस कर दे, ठीक है। तो आप एक प्लाजा बनाकर किराए पे चढ़ाना चाहते हैं, तो वो बनने में अच्छा खासा अरसा लेता है, तो वो कोई क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं, मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, चलें जी। अब ये तो हो गया, अब माजरत के साथ सर ने भी छाती मार ली है, तो ये होमवर्क लाजमी कीजिएगा। इसके अंदर ना ये भाई 1 मिनट, एक छोटी सी बात सुनते जाओ। सस्पेंशन लिखा हुआ है, सिजेशन नहीं लिखा हुआ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसको ध्यान में रखते हुए आपने इस एमसीक्यू को करना है कि सस्पेंशन उन्होंने बोला है, सिजेशन उन्होंने नहीं बोला हुआ, उन्होंने नहीं बोला सिजेशन। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज। बात 1 मिनट, पास पेपर 3, बैठ जाओ 1 मिनट, पास पेपर 3, 6, क्वेश्चन बैंक 1, 2, 3 और सारे एमसीक्यूज। अल्लाह हाफिज।